स्टीव जॉब एक अमेरिकी उद्यमी, इनोवेटर और विजनरी थे जिन्होंने एप्पल की स्थापना की और तकनीकी दुनिया में एक क्रांति ला दी। उन्होंने मैकिंटॉश कंप्यूटर, आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसे उत्पादों से न केवल उपभोक्ता तकनीक को सरल और सुंदर बनाया, बल्कि डिज़ाइन और उपयोगकर्ता अनुभव को भी एक नई ऊंचाई दी। वे पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो के पीछे भी एक अहम शक्ति थे, जिसने एनिमेशन की दुनिया बदल दी। अपनी दूरदर्शिता, जुनून और सादगी में सुंदरता खोजने की सोच के कारण स्टीव जॉब्स को आज भी तकनीकी नवाचार का प्रतीक माना जाता है। स्टीव जॉब्स एक ऐसा नाम था जो केवल तकनीक या व्यापार का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक कला के दीवाने, पूर्णता के पागल और नवाचार के संत का प्रतीक था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी भी बस अच्छा है से संतुष्ट नहीं होता था। उसके लिए हर चीज या तो क्रांतिकारी थी या कचरा। किसी चीज को वह तभी स्वीकार करता था जब वह उसकी दृष्टि के अनुरूप एकदम सटीक और सुंदर हो। जब स्टीव एप्पल चला रहे थे, तब वह हर छोटी से छोटी चीज में शामिल रहते थे, चाहे वह एक बटन की बनावट हो, बॉक्स की पैकेजिंग हो या फिर मैक के सॉफ्टवेयर की आवाज। डिजाइन उनके लिए महज बाहरी रूप नहीं था, बल्कि वह मानते थे कि डिजाइन अनुभव है। वे कहते थे, डिजाइन सिर्फ कैसा दिखता है और कैसा महसूस होता है यह नहीं है, डिजाइन यह है कि वो काम कैसे करता है। उनके सहयोगियों के लिए काम करना आसान नहीं था। वह दिन रात पूछते रहते कि क्या यह सबसे अच्छा है जो हम कर सकते हैं, क्या यह सुंदर है, क्या यह यूज़र को मंत्रमुग्ध करेगा। एक बार तो उन्होंने इंजीनियरों को पूरी मदरबोर्ड फिर से डिज़ाइन करने के लिए कहा, क्योंकि वह अंदर से सुंदर नहीं लग रही थी, भले ही वह आम लोगों को कभी दिखे भी न। स्टीव की यह पूर्णता की प्यास सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं थी। जब उन्होंने अपना पहला घर खरीदा, तो वे कई महीनों तक फर्नीचर नहीं खरीद सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा सोफा नहीं मिल रहा था जो डिज़ाइन में भी सुंदर हो और आत्मा को भी सुकून दे। वह अपनी पत्नी लॉरेन से पूछते, अगर लियोनार्डो दा विंची या एडिसन ये देखें तो क्या वे इसे सराहेंगे। उनके जीवन के हर पहलू में यह सवाल शामिल था, क्या यह सुंदर है, क्या यह सटीक है, क्या यह पूरी तरह से संतुलित है। जब मैकिंटॉश बन रहा था, स्टीव ने उसे एक कलाकृति की तरह देखा। वे मशीन के हर हिस्से, हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक, को एक कलाकार की तरह गढ़ते थे। एक बार उन्होंने इंजीनियर से कहा, तुम मशीन के अंदरूनी हिस्से इतने बदसूरत क्यों बना रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है ना कि ये भी डिज़ाइन का हिस्सा है। स्टीव का यह पूर्णता का जुनून कहीं न कहीं उनकी आध्यात्मिक यात्रा से भी जुड़ा था। भारत में उन्होंने आश्रमों में रहकर साधु संतों से सीखा कि सादगी में सुंदरता है। जापानी जैन दर्शन ने उनके सोचने के ढंग को गहराई से प्रभावित किया। सरलता, खाली जगह, संतुलन और गहराई को उन्होंने डिजाइन में उतारा। उनके घर की दीवारें खाली थीं, लेकिन उसमें शांति की गूंज थी। उन्हें जैन बगीचे पसंद थे, जिनमें कुछ पत्थर, थोड़ी रेत और बहुत सारी जगह होती है। एप्पल के अंदर लोग जानते थे कि अगर आपने कोई अधूरा या आधा अधूरा काम दिखाया तो स्टीव फट पड़ेंगे। वह कहते, या तो यह शानदार है या बेकार, बीच का कुछ नहीं होता। यह प्रवृत्ति कई बार लोगों को तोड़ देती थी, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो इस दबाव में भी हीरे की तरह चमक उठते थे। स्टीव उन्हें अपनी सीमाओं से आगे ले जाते थे और
यही वजह थी कि एप्पल के उत्पाद दुनिया बदलने वाले बन गए। एक बार स्टीव एप्पल के डिज़ाइनर जॉनी आइव के साथ बैठकर कह रहे थे कि जब तुम किसी शानदार चीज़ को देखते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि उसके बनाने वाले ने उसमें अपना दिल डाला है। यह वही भावना थी जो स्टीव अपने हर प्रोडक्ट में भरना चाहते थे। उन्हें मशीन नहीं, जीवित कला बनानी थी। वे हर चीज को इस नज़र से देखते थे, क्या यह मेरी आत्मा को संतुष्ट करता है, और अगर नहीं तो वह उसे अस्वीकार कर देते थे, चाहे वह इंसान हो, मशीन हो या विचार हो। स्टीव जॉब की जीवन यात्रा की शुरुआत होती है 1955 के सैन फ्रांसिस्को में, जब उनका जन्म हुआ। लेकिन यह शुरुआत साधारण नहीं थी। यह एक संघर्ष, अस्वीकृति और खोज की कहानी थी। स्टीव का जन्म एक अविवाहित जोड़े जोआन सिबले और अब्दुल फत्ताह से हुआ था। वे नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को समाज की घृणा झेलनी पड़े, इसलिए उन्होंने उसे गोद देने का फैसला किया। यह फैसला स्टीव के जीवन की दिशा को बदल देने वाला था। वह पॉल और क्लारा जॉब्स के घर पहुंचे, जो साधारण लेकिन ईमानदार लोग थे, और उन्होंने इस बच्चे को अपना नाम और प्यार दिया। पॉल एक मैकेनिक थे और क्लारा एक अकाउंटेंट। उन्होंने स्टीव को सच्चाई, मेहनत और कौशल की कीमत सिखाई। यही वे जड़ें थे जिनसे आगे चलकर एक टेक्नोलॉजी क्रांति जन्म लेने वाली थी। स्टीव का बचपन कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में बीता, एक ऐसा इलाका जो आगे चलकर सिलिकॉन वैली बना। यही वह दुनिया की पहली ट्रांजिस्टर और कंप्यूटर कंपनी के बीच बड़ा हुआ। उनके घर के आसपास HP, इंटेल, फेयरचाइल्ड जैसी कंपनियों के ऑफिस थे, और यही माहौल उसकी सोच और सपनों में तकनीकी चिंगारी भर गया। उनके पिता पॉल जॉब्स ने उन्हें सिखाया कि किसी भी चीज़ को अंदर से समझना और सुंदर बनाना कितना ज़रूरी है। वे कहते थे, अगर तुम कुछ बना रहे हो तो उसकी वह जगह भी सुंदर बनाओ जो दुनिया को ना दिखे। यह बात स्टीव के दिल में गहराई से बज गई। स्टीव जॉब्स एक औसत स्कूल छात्र नहीं थे। वह ज़्यादातर क्लास में बोर होते थे, शिक्षकों की बातों में रुचि नहीं लेते थे, और उस स्कूल की औपचारिक शिक्षा को रचनात्मकता की दुश्मन मानते थे। चौथी कक्षा में उन्होंने एक बार शिक्षक को ही चकमा देकर अपने दोस्तों के साथ मजाक किया, लेकिन एक समझदार शिक्षिका इमोजिन हिल ने स्टीव को पहचाना और उसे चुनौती दी, जिससे वह पढ़ाई में रुचि लेने लगा। हालांकि स्टीव पढ़ाई में औसत दिखते थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा असाधारण थी। वे किताबों, तकनीक, कला और फिलॉसफी में गहरी रुचि रखते थे। उन्हें स्कूल की सीमाएं रोकती थी, लेकिन उनका मन बड़े और गहरे सवालों की ओर भागता था। मैं कौन हूँ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? इस सोच ने उन्हें किशोरावस्था में ही अलग बना दिया था। स्टीव के जीवन में बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने एक दोस्त स्टीव बॉज से दोस्ती की। बॉज एक तकनीकी जीनियस था, शांत, शर्मीला, लेकिन कंप्यूटर का मास्टर। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन जब वे एक साथ होते तो जैसे बिजली और जादू साथ मिलते थे। उन्होंने मिलकर ब्लू बॉक्स नाम की एक डिवाइस बनाई, जो टेलीफोन कंपनियों के सिस्टम को धोखा देकर मुफ्त में कॉल्स करवाती थी। यह पहली बार था जब स्टीव्स ने महसूस किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स से दुनिया बदली जा सकती है। इस ब्लू बॉक्स को उन्होंने बनाया, बेचा और खूब मजा लिया, लेकिन इससे स्टीव को एक बड़ी सीख मिली। अगर हम इन सर्किट्स के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी टेलीफोन कंपनी को मूर्ख बना सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यह पहला उदाहरण था
जब स्टीव ने तकनीक को व्यवसाय और नवाचार के रूप में देखा, उन्होंने यह जाना कि यही दृष्टिकोण और कल्पना से तकनीक को क्रांति का माध्यम बनाया जा सकता है। स्टीव ने रीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन कुछ ही महीनों में उन्होंने कॉलेज छोड़ दी। वह औपचारिक शिक्षा में खुद को सीमित महसूस करते थे। फिर भी वे कॉलेज परिसर में रुके, कैलीग्राफी की क्लासें ली, ध्यान में समय बिताया और जीवन के मायने खोजने की कोशिश की। रीड कॉलेज में दाखिला लेना स्टीव के लिए एक आदर्श निर्णय नहीं था, क्योंकि यह कॉलेज उनके माता पिता की बचत से बहुत महंगा था। लेकिन उन्होंने वहां प्रवेश लिया और जल्दी ही यह महसूस किया कि कॉलेज की नियमित पढ़ाई उनके लिए नहीं है। स्टीव का मानना था कि स्कूल का ढांचा रचनात्मकता को कुचल देता है और उसे उस दिशा में नहीं ले जा पाता जहां वह जाना चाहता था। कुछ ही महीनों के भीतर उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट होने का फैसला लिया, लेकिन एक ऐसा ड्रॉप आउट जो पूरी तरह कॉलेज से नहीं गया, बस बिना फीस दिए कुछ क्लासों में बैठता था, कैलीग्राफी जैसी चीज़ों में रुचि लेता था और बाद में मैकिन्टॉश में सुंदर टाइपोग्राफी की नींव बनी। उनके लिए सीखने का मतलब था जिज्ञासा और जुनून के पीछे जाना, ना कि डिग्री के लिए पढ़ना। कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव की ज़िंदगी आसान नहीं थी। उनके पास पैसे नहीं थे। वे दोस्तों के साथ फर्श पर सोते, कोला की बोतलें लौटाकर पैसे कमाते और रविवार को हरे कृष्ण मंदिर में मुफ्त में भोजन के लिए लाइन में लगते। लेकिन इस दरिद्रता में भी स्टीव ने सुंदरता खोजी। उन्होंने कहा था, मूर्ख रहो, मूर्ख बने रहो और भूखे रहो। यही उनके जीवन की इस दौर की आत्मा थी। स्टीव अपने एक दोस्त के साथ भारत की यात्रा पर निकले, एक तरह की आत्मा की खोज पर। वह संत नीम करोली बाबा से मिलना चाहते थे, लेकिन जब वे भारत पहुंचे तब बाबा का निधन हो चुका था। इसके बावजूद उन्होंने हिमालय की ओर यात्रा की। गंदगी, गरीबी और संस्कृति के टकराव में गहराई से आत्म अवलोकन किया। भारत ने स्टीव के सोचने का तरीका बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि सरलता ही सर्वोच्च जटिलता है। उन्होंने पश्चिम के तर्क आधारित सोच से हटकर पूर्व की अंतर्ज्ञान आधारित सोच अपनाई। इस यात्रा ने उनके जीवन में जैन, ध्यान और शांत सौंदर्य को जगह दी, जिसने एप्पल उत्पादों की डिजाइन फिलॉसफी को जन्म दिया। स्टीव इस समय अल्टरनेट चेतना की खोज में लगे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने एलएसडी लिया, जो उन पर गहरा प्रभाव छोड़ गया। वे कहते थे, एलएसडी लेने का अनुभव मेरे जीवन की सबसे गहरी चीज़ों में से एक था। लेकिन यह अनुभव नशे के लिए नहीं था, यह एक आध्यात्मिक प्रयोग था। उन्होंने स्वयं को वास्तविकता से अलग देखा, अहंकार से ऊपर उठने की कोशिश की। यही दृष्टिकोण उन्हें बाद में इंसानों के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने की ओर ले गया जो इमोशनल कनेक्शन रखे। भारत से लौटने के बाद स्टीव ने खुद को एक आध्यात्मिक मार्ग पर देखा। उन्होंने जैन बौद्ध ध्यान अपनाया। वे नियमित ध्यान करने लगे, मौन साधना में जाते, अपने अंदर के शोर को शांत करने की कोशिश करते। उन्होंने पाया कि निर्णय लेने की स्पष्टता, डिजाइन में सादगी और प्रोडक्ट की आत्मा को समझना, सब कुछ उसी आंतरिक मौन और अंतर्दृष्टि से आता है। जब वह भारत से लौटे तो उन्होंने एक टेक कंपनी अटारी में नौकरी की। वहाँ के लोग उन्हें अजीब मानते थे। स्टीव नंगे पांव चलते, खाने पीने को लेकर सख्त थे और ज़्यादा बात नहीं करते थे, परंतु उनके पास समस्या को नए तरीके से देखने की अद्वितीय दृष्टि थी। उन्हें अटारी में एक ऐसा गेम डिज़ाइन करने को कहा गया जिसमें न्यूनतम चिप्स हों।
इस चुनौती को हल करने के लिए उन्होंने वाजनियाक को बुलाया और उन्होंने मिलकर काम किया। यहाँ से साफ था कि जब स्टीव को कोई बौद्धिक चुनौती मिलती थी तो वह उसमें डूब जाते थे और दूसरों से बिल्कुल अलग तरीका अपनाते थे। 1974 की शुरुआत में जब स्टीव भारत से लौटे तो वह आध्यात्मिक अनुभवों से समृद्ध थे, लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से खाली हाथ थे। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उन्होंने सिलिकॉन वैली की एक उभरती हुई गेमिंग कंपनी अटारी में नौकरी की। अटारी की स्थापना नोलन बुस्नेल ने की थी, जिन्होंने पोंग नामक गेम से गेमिंग इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। कंपनियों को ऐसे युवाओं की तलाश थी जो तकनीकी रूप से दक्ष हों और अलग सोचते हों, और स्टीव इसमें बिल्कुल फिट बैठते थे। स्टीव को तकनीकी जानकारी तो थी ही, लेकिन उनका व्यवहार और जीवन शैली काफ़ी असामान्य थी। वे नंगे पैर ऑफिस में घूमते, हफ्तों तक नहाते नहीं थे और खाने में केवल फल सब्जियां खाते थे। उनके साथ काम करने वालों को उनके व्यवहार से परेशानी होती थी, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और डिज़ाइन में सादगी की समझ ने उन्हें टीम में बनाए रखा। अटारी में स्टीव को पहला बड़ा ब्रेक तब मिला जब कंपनी के फाउंडर नोलन बुस्नेल ने उन्हें एक नया गेम ब्रेकआउट डिज़ाइन करने को कहा। यह गेम पोंग का उन्नत संस्करण था, जिसमें एक गेंद को ईंट पर मारकर उन्हें तोड़ना होता था। कंपनी चाहती थी कि गेम को कम से कम चिप्स में डिज़ाइन किया जाए ताकि लागत कम हो। स्टीव ने इसके लिए तुरंत अपने पुराने दोस्त और तकनीकी जीनियस स्टीव वाजनियाक को बुलाया। बाज को इलेक्ट्रॉनिक्स से प्यार था और वह ऐसे सर्किट डिज़ाइन करता था जो आश्चर्यजनक रूप से सरल और प्रभावी होते थे। उन्होंने सिर्फ 4 दिनों में पूरा सर्किट डिज़ाइन तैयार कर दिया, जबकि आमतौर पर इसमें हफ्ते लगते थे। स्टीव ने इस प्रोजेक्ट से अटारी से अच्छी रकम कमाई, लेकिन उन्होंने बाज को बहुत कम हिस्सा दिया। एक ऐसा फैसला जो बाद में उनके रिश्ते पर असर डालता है। ब्रेकआउट प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद स्टीव के मन में एक बार फिर आध्यात्मिक खोज की आग उठी। भारत में बिताया समय उनके भीतर गूंजता रहा। उन्होंने महसूस किया कि पश्चिमी दुनिया की भागदौड़ में आत्मा खो जाती है, और उन्होंने एक बार फिर भीतर झांकने की कोशिश की। उनकी सोच में अब तकनीक और साधना का एक अनोखा संगम बनने लगा था। उन्हें विश्वास था कि टेक्नोलॉजी केवल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि मानव चेतना को ऊंचा उठाने के लिए भी उपयोगी हो सकती है। उन्होंने जैन बौद्ध धर्म में दिलचस्पी ली और द आर्ट ऑफ जैन जैसी किताबें पढ़ना शुरू किया। जैन से स्टीव को जो सबसे बड़ा सबक मिला था वह था सादगी में सुंदरता। उन्होंने जाना कि किसी चीज़ को महान बनाने के लिए उसका अलंकृत होना ज़रूरी नहीं, बल्कि स्पष्ट, सीधा और सहज होना चाहिए। यह सोच उनकी डिज़ाइन फिलॉसफी का आधार बनी। वह मानते थे कि प्रोडक्ट को ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ काम करे नहीं, बल्कि देखने और छूने में भी आत्मिक संतोष दे। यही कारण था कि आगे चलकर एप्पल के प्रोडक्ट्स में जैन जैसी सरलता और आत्मिक अनुभव दिखाई देता है। जैन ध्यान और अटारी का अनुभव मिलकर स्टीव के भीतर फोकस और कंट्रोल की गहरी प्यास जगा चुके थे। वे हर चीज़ में परफेक्शन चाहते थे। वे मानते थे कि प्रोडक्ट को जब तक पूर्ण न बना लिया जाए तब तक उसे लॉन्च नहीं करना चाहिए, भले ही इसमें समय लगे, पैसा लगे या टीम नाराज हो। उनका यह एटीट्यूड उन्हें नर्मदिल नहीं बनाता था। वह अपने साथ काम करने वालों के लिए कठोर और कभी-कभी निर्दयी बॉस बनते जा रहे थे, लेकिन
वह सिर्फ एक चीज चाहते थे, महानता। 1975 की गर्मियों में स्टीव जॉब्स और बाजनियाक ने मिलकर एक सपना देखना शुरू किया। ऐसा कंप्यूटर बनाना जो हर इंसान के पास हो सके। तब तक कंप्यूटर बहुत बड़े, महंगे और सिर्फ बड़ी कंपनियों या विश्वविद्यालयों के पास ही होते थे। लेकिन बाजनियाक को यह यकीन था कि अब यह तकनीक इतनी सस्ती हो चुकी है कि वह एक पर्सनल कंप्यूटर बना सके। और जॉब्स को यह यकीन था कि हर इंसान को यह चाहिए होगा। जॉब्स के माता पिता को लूस लंगर का गैरेज इस आइडिया का जन्म स्थल बना। वही गैरेज जो आज सिलिकॉन वैली का पवित्र स्थान माना जाता है, उस वक्त दो नौजवान की प्रयोगशाला बन चुका था, जहां दिन रात तारों, सर्किट्स, मदरबोर्ड और उम्मीदों की दुनिया थी। बाजनियाक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली सर्किट डिजाइन तैयार करते थे। वे कंप्यूटर को न्यूनतम पार्ट से बनाना चाहते थे ताकि वह सस्ता भी हो और मजबूत भी। उन्होंने जो मदरबोर्ड डिजाइन किया वो अद्भुत था, बिना किसी अतिरिक्त खर्च के, तकनीकी रूप से उच्च स्तरीय और उपयोगकर्ता के लिए आसान। लेकिन बाजनियाक इस चीज को बस शौक के लिए बना रहे थे। वे इसे मुफ्त में लोगों को देना चाहते थे या ओपन सोर्स के रूप में शेयर करना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर स्टीव जॉब्स को इसमें एक क्रांतिकारी उत्पाद की संभावना दिखी। एक बिजनेस, एक ब्रांड और एक आंदोलन। यहीं से जॉब्स की असली भूमिका शुरू होती है। प्रोडक्ट को सिर्फ तकनीकी दृष्टि से नहीं, बल्कि उपभोक्ता की जिंदगी बदलने वाले अनुभव के रूप में देखना। इसी दौर में सिलिकॉन वैली में एक बहुत दिलचस्प समुदाय उभर रहा था, होम ब्रू कंप्यूटर क्लब, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स के दीवाने और कंप्यूटर प्रेमी हर हफ्ते मिलते थे, नए आइडियाज शेयर करते थे और एक दूसरे को प्रेरित करते थे। बाजनियाक जब अपने बनाए हुए कंप्यूटर के डिजाइन को इस क्लब में दिखाने लगा तो लोग अचंभित हो गए। लेकिन वहीं जॉब्स ने एक सवाल किया, अगर हम इसे बेचें तो कैसा रहेगा? और यहीं से जन्म हुआ एप्पल नाम के ब्रांड का। अब एक नाम की जरूरत थी और जॉब्स के दिमाग में आया एप्पल। वे उस समय एक फ्रूटेरियन डाइट पर थे और उन्होंने कुछ समय पहले ही एक सेब के फार्म में दौरा किया था। उन्हें यह नाम सरल, फ्रेश और यादगार लगा। उन्होंने सुझाव दिया और नाम बन गया एप्पल कंप्यूटर। एप्पल का पहला उत्पाद था एप्पल वन, जो किसी भी आम इंसान के लिए एक कंप्यूटर को पहली बार सुलभ बनाता था। यह एक पूरी तरह असेंबल्ड मदरबोर्ड था, जिसे उपयोगकर्ता अपने खुद के कीबोर्ड, डिस्प्ले और पावर सप्लाई से जोड़ सकता था। अब एप्पल को अपना पहला ग्राहक चाहिए था। जॉब्स सीधे गए माउंटेन व्यू के बाइट शॉप में, जो कंप्यूटर पार्ट्स की एक लोकल दुकान थी। वहाँ के मालिक पॉल टेरेल ने जॉब्स की बात ध्यान से सुनी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, मैं तब खरीदूंगा जब तुम इसे पूरी तरह असेंबल्ड करके लाओगे। यह सुनते ही जॉब्स वापस दौड़े और बाजनियाक से कहा, हमें कंप्यूटर तैयार हालात में बेचने होंगे, ना कि सिर्फ बोर्ड। टेरेल ने 50 यूनिट का ऑर्डर दिया, एक ऐसा क्षण जो एप्पल के इतिहास में मील का पत्थर था। एप्पल वन को तैयार करने के लिए अब पैसे और लोगों की जरूरत थी। जॉब्स ने अपने परिवार, दोस्तों और जान पहचान वालों से पैसे जुटाए। उन्होंने अपना वॉक्सवैगन बेच दिया और बाजनियाक ने अपना एचपी का कैलकुलेटर गिरवी रखा। फिर दोनों ने दोस्तों को बुलाया, डेन, विल फर्नांडिस और अन्य कुछ पुराने साथी, और गैरेज को एक मिनी फैक्ट्री बना दिया। वहाँ हाथ से हर यूनिट बनाई जाती थी। स्क्रू कसना, तार जोड़ना, सोल्डरिंग करना, सब कुछ खुद किया जाता था। जॉब्स हर यूनिट की बारीकी से जांच करते। उन्हें पसंद नहीं था कि सर्किट बोर्ड के निचले हिस्से पर कोई भी गड़बड़ी हो, भले ही ग्राहक कभी उसे देखे ही नहीं, लेकिन वे कहते थे, इस बार देखता है।
उनके इस जुनून ने एप्पल को शुरुआत से ही एक ऐसा ब्रांड बना दिया था जिसे गुणवत्ता और सुंदरता का पर्याय माना जाता था। एप्पल वन की सफलता के बाद स्टीव जॉब्स को अब एहसास हो गया था कि असली सफलता तब मिलेगी जब उनका कंप्यूटर ऐसा हो जो सिर्फ तकनीकी लोगों के लिए नहीं बल्कि आम इंसान के लिए भी हो। एप्पल वन एक शुरुआती प्रयास था, लेकिन अब उन्हें चाहिए था एक ऐसा कंप्यूटर जो हर घर में जा सके, हर ऑफिस में हो और जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सके। वाजनियाक भी एक नए वर्जन पर काम कर रहे थे और इस बार वे चाहते थे कि यह कंप्यूटर सिर्फ एक मदरबोर्ड न हो बल्कि एक पूरा सिस्टम हो, कीबोर्ड, डिस्प्ले, केस और स्टोरेज सहित। लेकिन जैसा हमेशा होता था, बाज तकनीक में खोए रहते और स्टीव जॉब्स बिजनेस, मार्केटिंग और डिजाइन को लेकर जुनूनी रहते। एप्पल टू सिर्फ एक टेक्निकल डिवाइस नहीं था, यह एक डिज़ाइन स्टेटमेंट था। जॉब्स ने फैसला लिया कि इस बार उनका कंप्यूटर सिर्फ काम करने वाला नहीं होगा बल्कि खूबसूरत भी होगा, ऐसा कि लोग उसे देखकर मोहित हो जाएं। इसके लिए उन्होंने एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर जेरी मेनोक को साथ जोड़ा। जॉब्स का सपना था कि एप्पल टू एक मेल्डेड प्लास्टिक केस में आए जो उस समय की मशीनों के धातु वाले भारी केस से बिल्कुल अलग हो। हर चीज़ को लेकर वे बहुत परफेक्शनिस्ट थे, चाहे वह केस का रंग हो, कीबोर्ड की आवाज़ हो या सर्किट बोर्ड का लेआउट हो। उनका मानना था कि एक प्रोडक्ट भीतर और बाहर से सुंदर होना चाहिए, जैसे जैन दर्शन कहता है। एप्पल टू को एक और ताकतवर चीज़ मिली, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। वाजनियाक ने एक बेहद सस्ती और कुशल फ्लॉपी डिस्क बनाई जो उस समय IBM जैसे दिग्गजों की तुलना में कहीं बेहतर थी। यह ड्राइव एप्पल टू को एक ऐसा कंप्यूटर बना देती थी जिस पर डेटा सेव किया जा सकता था, प्रोग्राम्स रन किए जा सकते थे और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा सकते थे। अब एप्पल टू सिर्फ एक होम कंप्यूटर नहीं रहा, वह बन गया था एक बिजनेस और एक एजुकेशनल टूल जिसे कंप्यूटर इंडस्ट्री की परिभाषा बदल दी। एप्पल वन और टू की शुरुआत में जॉब्स को एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो इस विजन को एक बड़ा बिजनेस बना सके। तभी उनकी मुलाकात हुई माइक मार्कुला से, एक पूर्व इंटेल इंजीनियर जो उस समय से पहले रिटायर हो चुका था और निवेश करना चाहता था। मार्कुला ने एप्पल में $2,50,000 का निवेश किया और साथ ही अपना बिजनेस अनुभव, नेटवर्क और भरोसा भी दिया। उन्होंने एक प्रोफेशनल बिजनेस प्लान तैयार किया और एप्पल को एक स्टार्टअप से कॉरपोरेट कंपनी में बदल दिया। मार्कुला ने जॉब्स को सिखाया कि किस तरह से मार्केटिंग, सेल्स और ग्राहक अनुभव को महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। उन्होंने यह भी सिखाया कि कैसे एक ब्रांड बनाया जाता है। अब कंपनी सिर्फ एक गैराज में नहीं रह सकती थी। उन्होंने एक छोटा ऑफिस किराए पर लिया और अपनी असली टीम बनाई, इंजीनियर, डिज़ाइनर, असेंबली कर्मचारी और सपोर्ट स्टाफ जो अब हर चीज़ में नियंत्रण चाहते थे। वे ऑफिस की दीवारों के रंग, लोगों की बैठने की व्यवस्था और यहाँ तक कि हर कर्मचारी के डेस्क के लेआउट में भी हस्तक्षेप करते थे। वे चाहते थे कि सब कुछ एप्पल की सोच को दर्शाए, साफ, सुंदरता, सटीकता और प्रेरणादायक। 1977 में जब एप्पल टू को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया तो यह कंप्यूटर ऑफ द फ्यूचर की तरह सामने आया। यह उस समय का पहला कंप्यूटर था जो कलर डिस्प्ले सपोर्ट करता था, फ्लॉपी ड्राइव में आता था, पूरा यूनिट एक केस में आता था और सबसे ज़रूरी यूज़र फ्रेंडली था। एप्पल टू ने कंप्यूटर को दुकानों, घरों और स्कूलों में पहुंचा दिया। एप्पल टू एक कमर्शियल ब्लॉकबस्टर बन गया। पहले ही साल में इसकी हज़ारों यूनिट बिक गई और अगले कुछ वर्षों में यह सबसे अधिक बिकने वाला पर्सनल कंप्यूटर बन गया। एप्पल की बिक्री लाखों डॉलर में पहुंच गई और स्टीव जॉब्स
अब सिर्फ एक जुनूनी युवा नहीं रहे, वह बन गए एक युवा टेक मोगर जिसकी सोच और जुनून पूरी दुनिया को बदलने वाले थे। एप्पल टू की सबसे बड़ी ताकत थी इसका इस्तेमाल स्कूलों और शिक्षा में। अमेरिका के कई स्कूलों में इसे बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने, गणित पढ़ाने और टेक्नोलॉजी के प्रति उत्सुकता बढ़ाने के लिए अपनाया। यह जॉब्स के लिए बेहद संतोषजनक था क्योंकि वह चाहते थे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीरों की वस्तु ना रहे बल्कि सबकी जिंदगी में क्रांति लाए। स्टीव जॉब्स की जिंदगी का यह चरण उनकी तकनीकी सफलता से भरपूर था, लेकिन निजी जीवन में उथल पुथल का समय शुरू हो चुका था। क्रिसन ब्रेनन ने से उनका रिश्ता कॉलेज के दिनों में शुरू हुआ था। वह एक कलात्मक, संवेदनशील और आत्मा की गहराइयों में जीने वाली लड़की थी। दोनों में गहरा जुड़ाव था, लेकिन उनका रिश्ता कभी स्थिर नहीं रहा, उतना ही जटिल और उतना ही अस्थिर। स्टीव एक और दुनिया को बदलने की तैयारी में थे और दूसरी ओर क्रिसेन को समझने में असफल हो रहे थे। वह कभी बहुत करीब आती और कभी बहुत दूर चले जाते। क्रिसेन, जो स्टीव की इस तीव्र व्यक्तित्व और अव्यवस्थित जीवन शैली के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करती रही, खुद को अक्सर अकेला और उपेक्षित महसूस करती थी। जब क्रिसेन ने स्टीव को बताया कि वह गर्भवती है, तो स्टीव की प्रतिक्रिया असंवेदनशील और कठोर थी। उन्होंने बच्चा अपना मानने से इनकार कर दिया। उनका व्यवहार बेहद तर्कपूर्ण और भावना शून्य हो गया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वह यह सिद्ध नहीं कर सकते कि बच्चा उनका ही है। यह कहना कि यह प्रतिक्रिया उनके जीवन के अंधेरे पक्ष को उजागर करती है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो व्यक्ति डिजाइन और परफेक्शन के लिए इतना संवेदनशील था, वह एक इंसान के जीवन के सबसे कोमल क्षणों में भावनात्मक रूप से अनुपस्थित हो गया था। 1987 में क्रिसेन ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने रखा लीसा निकोल ब्रेनन, जबकि स्टीव ने उस समय भी अपने पिता होने की बात नकार दी। क्रिसेन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही थी। वह सरकारी सहायता पर निर्भर थी और एक छोटे से कमरे में बेटी के साथ रह रही थी। स्टीव ने उस समय एप्पल में काम करने के बावजूद यह दावा किया कि उनके पास इतनी आमदनी नहीं है कि वह बाल सहायता दे सकें। यह पाखंड उन लोगों के लिए चौंकाने वाला था जो उन्हें एक आदर्शवादी युवा उद्यमी के रूप में देखते थे। कुछ समय बाद जब कोर्ट ने स्टीव को पितृत्व परीक्षण डीएनए टेस्ट के लिए कहा, तो वह टेस्ट साबित करता था कि स्टीव ही लीसा के जैविक पिता हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि यह प्रमाण 94% तक ही था और संभव है कि किसी और का बच्चा हो। यह इंकार और झूठ का मिश्रण क्रिसेन के लिए भावनात्मक रूप से विनाशकारी था। स्टीव का यह रवैया उन्हें अपनी सबसे गहराई तक दुखी कर गया। वह व्यक्ति जो दुनिया को इंसान केंद्रित टेक्नोलॉजी देना चाहता था, अपनी ही बेटी के लिए इंसानियत खो बैठा था। इस व्यवहार के पीछे उनके अपने बचपन के घाव छिपे थे। वे खुद एक गैर जैविक माता पिता द्वारा पाले गए थे। उन्हें जीवन भर यह पीड़ा रही कि उन्हें उनके असली माता पिता ने छोड़ दिया था। इस छोड़े गए होने की भावना ने स्टीव को बहुत कुछ दिया, एक जुनून, एक जिद्दी आत्मा। लेकिन यही भावना उन्हें रिश्तों में असुरक्षित और टकरावपूर्ण बनाती थी। उन्होंने कभी अपनी बेटी को यह नहीं बताया कि वह उससे प्यार करते हैं, क्योंकि शायद वह खुद को इस प्यार के काबिल नहीं समझते थे। वह क्रिसेन से भी कभी पूरी तरह नहीं जोड़ पाए, क्योंकि भीतर का बच्चा अब भी अपूर्ण था। सालों बाद लीसा जॉब्स के जीवन में दोबारा आती है, लेकिन यह अध्याय हमें उस शुरुआती अस्वीकार, हिचकिचाहट
और जिम्मेदारी से भागने की तस्वीर दिखाता है। इस समय स्टीव सिर्फ एक उद्यमी नहीं थे, वे एक जटिल, असुरक्षित और भ्रमित इंसान थे जो अपने सबसे करीबी रिश्तों को भी संभालने में असफल हो रहे थे। और प्रिसेन, वह उस जमाने की हर उस स्त्री की प्रतीक बन गई थी जिसने एक महान पुरुष की परछाई में खुद को खोया, फिर भी अपनी पहचान बनाए रखी। 1989 के आसपास जब एप्पल टू की सफलता ने स्टीव जॉब्स और एप्पल को ऊंचाई पर पहुंचा दिया था, तब स्टीव्स को एक ऐसी चीज के बारे में पता चला जिसने उनकी सोच और कंप्यूटर के भविष्य को पूरी तरह बदल दिया। यह थी जेरोक्स पार्क। जेरोक्स का रिसर्च सेंटर, जो कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में स्थिर था। पार्क उस समय कंप्यूटर विज्ञान की दुनिया में छुपा हुआ खजाना था। यहाँ के वैज्ञानिक उस समय ऐसी तकनीक पर काम कर रहे थे जो उस युग में दशकों आगे थी। स्टीव को जब पता चला कि जेरोक्स ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI है, यानी कि यूजर माउस से स्क्रीन पर क्लिक करके कंप्यूटर चला सकता है, तो वे दंग रह गए। जब स्टीव पार्क गए तो उन्होंने पहली बार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को देखा, जहां स्क्रीन पर विंडोज, आइकन्स और ड्रॉप डाउन मेन्यू थे। तो उन्होंने महसूस किया कि यही कंप्यूटर का भविष्य है। वो स्क्रीन पर एक माउस की मदद से कर्सर को चलाते हुए, एक विंडो से दूसरे विंडो में क्लिक करते हुए, चीजों को खींचते हुए देख रहे थे। उनको लिए यह किसी जादू से कम नहीं था। उन्होंने तुरंत कहा, "Why aren't you doing anything with this? This is future." जेरोक्स के वैज्ञानिक के लिए यह एक महज प्रयोग था, लेकिन स्टीव ने इसमें पूरे कंप्यूटर युग की दिशा देख ली। उस दिन जेरोक्स पार्क से निकलते हुए स्टीव जॉब्स पूरी तरह बदले हुए इंसान थे। उन्हें यह एहसास हुआ कि कीबोर्ड आधारित टेक्स्ट कमांड वाला इंटरफेस पुराना हो चुका है। आने वाला समय इंटरफेस का, वर्चुअल अनुभव का, सहजता का होगा। उन्होंने तुरंत अपने एप्पल के इंजीनियरों को इकट्ठा किया और कहा, "हमारा अगला कंप्यूटर ऐसा होना चाहिए जो हर आम आदमी चला सके।" जेरोक्स से प्रेरणा पाकर स्टीव ने एक नया प्रोडक्ट शुरू किया जिसका नाम रखा गया लीसा। यह नाम उन्होंने अपनी बेटी पर रखा था, लेकिन उस समय भी वे एक सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते थे। लीसा प्रोजेक्ट का उद्देश्य था एक ऐसा कंप्यूटर बनाना जो पहली बार ग्राफिकल इंटरफेस, माउस और सहज यूजर अनुभव के साथ आए। यह बेहद क्रांतिकारी सोच थी, क्योंकि उस समय सभी कंप्यूटर सिर्फ कोडिंग और टेक्स्ट कमांड से चलते थे। हालांकि विचार क्रांतिकारी था, लेकिन लीसा प्रोजेक्ट के रास्ते में कई अड़चनें थीं। एप्पल के भीतर कई इंजीनियर इस विचार से असहमत थे। कुछ तो GUI का भविष्य समझने में नहीं आ पा रहे थे, और कुछ को स्टीव की तानाशाही और भावुकता परेशान कर रही थी। स्टीव चाहते थे कि हर छोटी से छोटी चीज परफेक्ट हो, स्क्रीन पर आइकन का डिजाइन, बूटिंग की आवाज, माउस की गति, सब कुछ। उनके लिए डिजाइन सिर्फ सुंदरता नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव था। और यही चीज कई बार उनकी टीम के लिए चुनौती बन गई थी। लीसा प्रोजेक्ट का सबसे नाटकीय मोड़ तब आया जब एप्पल के टॉप मैनेजमेंट ने स्टीव को प्रोजेक्ट से हटा दिया। वजह यह थी कि स्टीव की तीव्रता, परफेक्शन का जुनून और टीम के साथ लगातार संघर्ष प्रोजेक्ट को खतरे में डाल रहा था। स्टीव को यह गहरा झटका लगा। जिस प्रोडक्ट को उन्होंने अपने दिल से शुरू किया था, उसमें उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा था, उससे उन्हें निकाल दिया गया। वह भीतर से टूट चुके थे, लेकिन बाहर से उनका जुनून और जिद और अधिक प्रबल हो गई।
लीजा प्रोजेक्ट से बाहर होने के बाद स्टीव ने तय किया कि वह एक और प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, और इस बार यह कंप्यूटर इतना छोटा, इतना सस्ता और इतना क्रांतिकारी होगा कि वह पूरी दुनिया बदल देगा। और यहीं से जन्म हुआ मैकिन्टॉश का। मैकिन्टॉश अब स्टीव का नया सपना था, एक ऐसी मशीन जो हर इंसान के लिए हो, हर छात्र, हर कलाकार, हर साधारण यूजर के लिए। मैकिन्टॉश उनकी व्यक्तिगत क्रांति लाने वाला था। 1990 के दिसंबर में एप्पल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने न केवल कंपनी को बल्कि स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी को भी पूरी तरह से बदल दिया। यह था एप्पल का आईपीओ, यानी अब कंपनी के शेयर सार्वजनिक रूप से स्टॉक मार्केट में बेचे जाने वाले थे। एप्पल को शुरू हुए अभी सिर्फ 4 साल हुए थे, लेकिन जिस गति से कंपनी ने प्रगति की थी वह अभूतपूर्व थी। स्टीव जॉब्स और उनके को फाउंडर स्टीव वाजनियाक ने जिस गहरे से शुरुआत की थी, अब वह कंपनी सिलिकॉन वैली की सबसे तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक बन चुकी थी। आईपीओ के दिन जब एप्पल का शेयर बाजार में खुला तो उसकी कीमत आसमान छू गई। उस दिन एप्पल के 40 से ज़्यादा कर्मचारियों ने एक साथ करोड़ों डॉलर की संपत्ति अर्जित की, और खुद स्टीव जॉब एक ही दिन में 217 मिलियन डॉलर के मालिक बन गए। इससे पहले सिर्फ फोर्ड मोटर्स कंपनी का आईपीओ इतना सफल रहा था। एप्पल का यह आईपीओ न केवल एक वित्तीय जीत थी, बल्कि यह पूरे सिलिकॉन वैली के लिए एक प्रेरणादायक क्षण बन गया था। एप्पल के आईपीओ ने स्टीव को न केवल अमीर बनाया, बल्कि उन्हें एक सेलिब्रिटी की तरह प्रसिद्ध भी कर दिया। मीडिया में उनका चेहरा लगातार दिखने लगा। वे अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजिस्ट या उद्यमी नहीं रहे, वे अब एक आइकन बन चुके थे, युवा, करिश्माई और टेक्नोलॉजी की दुनिया का भविष्य। स्टीव को अपनी प्रसिद्धि का एहसास था और उन्होंने इसे नज़रअंदाज नहीं किया। वे अपने पहनावे, अपने बोलने के अंदाज और अपने मंच पर प्रस्तुत में बेहद ध्यान देते थे। हर चीज को वे डिजाइन और सौंदर्य की दृष्टि से देखते थे, यहाँ तक कि अपनी पब्लिक इमेज को भी। लेकिन प्रसिद्धि और दौलत के साथ स्टीव के भीतर अहंकार और नियंत्रण की भावना और प्रबल हो गई। वे अब और भी ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बन गए थे। वे अपने कर्मचारियों से असंभव मांग करते, टीम पर चिल्लाते और हर डिटेल को खुद कंट्रोल करना चाहते। उनकी तीव्रता ने एप्पल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन इसी ने उनके आसपास डर और तनाव का माहौल भी बना दिया। कुछ लोग उन्हें जीनियस मानते तो कुछ उन्हें तानाशाह कहते। इस समय तक लीसा प्रोजेक्ट पूरी गति से चल रहा था, लेकिन स्टीव को उससे हटा दिया गया था। इसके जवाब में उन्होंने मैकिन्टॉश प्रोजेक्ट को अपनी नई क्रांति के रूप में शुरू किया। लीसा को एप्पल की आधिकारिक दिशा माना जाता था, लेकिन मैकिन्टॉश स्टीव की व्यक्तिगत जंग बन चुकी थी। आईपीओ के बाद स्टीव को मिली दौलत ने उन्हें और ज़्यादा आत्मविश्वासी और जिद्दी बना दिया। अब वे किसी की नहीं सुनते, चाहे वो एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हों या खुद इंजीनियर टीम। इस बीच वाजनियाक, स्टीव के को फाउंडर, धीरे धीरे एप्पल से अलग हो रहे थे। उन्हें कंपनी का कॉरपोरेट माहौल और स्टीव का रवैया पसंद नहीं आ रहा था। आईपीओ से वाजनियाक को भी बहुत धन मिला, लेकिन वे हमेशा एक सरल, शांत और तकनीक प्रेमी इंसान बने रहे। वाजनियाक के लिए कंप्यूटर बनाना मस्ती और नवाचार की बात थी, जबकि स्टीव के लिए यह एक क्रांति और दृश्यात्मक सुधार था। यही दृष्टिकोण का फर्क दोनों के रास्ते अलग करने लगा। चाहे बाहर की दुनिया स्टीव को अमीर, प्रसिद्ध और विजेता मानते, लेकिन अंदर से वे अब भी अकेले, अधूरे और असंतुलित थे। उनकी बेटी लीसा अब बड़ी हो रही थी, लेकिन स्टीव अभी भी उसे सार्वजनिक रूप से अपनी बेटी मानने में हिचकिचाते थे।
उन्होंने प्रसिद्धि तो पाई, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों में वे कई बार असफल हो रहे थे। उनका स्वभाव ऐसा था कि वे लोगों को आकर्षित करते भी थे और दूर भी धकेल देते थे। एप्पल लीसा प्रोजेक्ट से स्टीव जॉब्स को जब अलग कर दिया गया, तो उन्होंने खुद को एक नए मिशन में झोंक दिया। यह था मैकिन्टॉश मैक 1। मैक उनके लिए सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं था, बल्कि एक क्रांति थी। वे चाहते थे कि यह मशीन साधारण लोगों के लिए हो, जो तकनीक के जानकार ना भी हों तो भी उसे प्रयोग कर सकें। मैकिन्टॉश प्रोजेक्ट की शुरुआत एक छोटे से सही इंजीनियरों की टीम के साथ हुई। इस टीम को स्टीव ने द पायरेट्स कहा, क्योंकि उनका मानना था कि इट्स बेटर टू बी अ पायरेट्स देन टू जॉइन द नेवी, यानी संगठन के नियमों में बंधने से बेहतर है आज़ादी से नवाचार करना। स्टीव का सपना था कि मैकिन्टॉश दुनिया का सबसे आसान, सबसे सुंदर और सबसे तेज कंप्यूटर हो। बेस की डिज़ाइन से लेकर सॉफ्टवेयर इंटरफेस तक हर चीज़ में परफेक्शन चाहते थे। वे चाहते थे कि हर डिटेल में कला हो, बटन की बनावट, आवाज़, बॉक्स का रंग, हर तत्व में सौंदर्य और उपयोगिता का मेल हो। यही कारण था कि वे अपने इंजीनियरों से लगातार बहस करते, उन्हें बार बार काम दोहराने को कहते, जब तक वह इंसेनली ग्रेट ना हो। मैकिन्टॉश प्रोजेक्ट की शुरुआत रूपरेखा का एक अन्य इंजीनियर जैक द्वारा तैयार की गई थी। जैक चाहते थे कि कंप्यूटर सस्ता और सरल हो, कुछ ऐसा जो आम आदमी को तकनीक से जोड़े। लेकिन स्टीव की सोच अलग थी। वे चाहते थे कि मैकिन्टॉश प्रीमियम अनुभव दे, उसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो, माउस हो, डिज़ाइन बिल्कुल अकेला हो, अनोखा हो। दोनों की सोच में टकराव हुआ और धीरे धीरे स्टीव ने मैकिन्टॉश प्रोजेक्ट की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली। जैक को किनारे कर दिया गया और स्टीव के नेतृत्व में मैकिन्टॉश को एक नया आकार मिलने लगा। स्टीव और उनकी टीम ने जब जेरोक्स पार्क्स लैब का दौरा किया, तो उन्होंने पहली बार GUI और माउस को चलते देखा। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने स्टीव को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि भविष्य टाइपिंग का नहीं, क्लिकिंग और डेगिंग का है। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि मैकिन्टॉश में GUI जरूर होगा। स्टीव ने के लिए यह न सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल निर्णय था, बल्कि एक मानव केंद्रित डिज़ाइन की क्रांति भी थी। स्टीव का हर चीज़ में परफेक्ट होना मैकिन्टॉश टीम के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। वह बार बार कहते थे, इट मस्ट बी परफेक्ट। वे बॉक्स के अंदर सर्किट बोर्ड तक को सुंदर बनाना चाहते थे, जो कभी कोई देखता भी नहीं। वे टाइपोग्राफी, रंगों, आइकन, हर चीज पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखते थे। उन्होंने एक बात कहकर टीम के दिलों में डर बैठा दिया था, रियल आर्टिस्ट सिर्फ यानी असली कलाकार वो होते हैं जो प्रोडक्ट को समय पर तैयार करके बाजार में ला पाए। यह एक चेतावनी थी कि परफेक्शन जरूरी है, लेकिन डेडलाइन से समझौता नहीं होगा। मैकिन्टॉश टीम एक छोटा, समर्पित और थका हुआ दिल बन चुका था। लोग रात दिन काम कर रहे थे, सप्ताहांत भूल जाते थे और निजी जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। लेकिन वे जानते थे कि वे कुछ ऐसा बना रहे हैं जो इतिहास बदल देगा। स्टीव की उपस्थिति डराने वाली होती थी। वे छोटी सी गलती पर भी नाराज हो जाते, कर्मचारियों को बूजू कह देते। लेकिन वहीं वे जब तारीफ करते, तो ऐसा लगता मानो किसी को उड़ान मिल गई हो। टीम स्टीव को नाराज भी होती थी, पर प्रेरित भी। 1994 की शुरुआत में मैकिन्टॉश तैयार हो गया था। स्टीव ने इसकी लॉन्चिंग के लिए सुपर बॉल में एक ऐतिहासिक विज्ञापन बनवाया 1994, जिसे रिडली स्कॉट ने निर्देशित किया था। विज्ञापन में दिखाया गया था कि कैसे एप्पल बिग ब्रदर IBM की दुनिया में
क्रांति लेकर आ रहा है। यह विज्ञापन आज भी सर्वश्रेष्ठ विज्ञापनों में गिना जाता है। 24 जनवरी 1994 को स्टीव जॉब ने एक भरे हुए ऑडिटोरियम में मैकिंटोश को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। जब स्टीव ने मैकिंटोश को ऑन किया और उसने खुद ऑडियंस से हेलो कहा तो तालियों की गड़गड़ाहट और उत्साह ने सबका दिल जीत लिया। यह क्षण न केवल एप्पल के लिए ऐतिहासिक था बल्कि स्टीव जॉब के लिए भी, क्योंकि यह उनकी विजन, जिद और जुनून का एक मूर्त रूप था। जब स्टीव जॉब से जुड़ी टीम के लोग आपस में बात करते थे तो एक शब्द बार बार सामने आता था, रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड, RDF। यह एक ऐसा मानसिक वातावरण था जो स्टीव अपने आसपास बना लेते थे, जहां हकीकत के नियम नहीं चलते बल्कि केवल उनकी कल्पनाएं, इच्छाएं और धारणाएं काम करती थीं। यह शब्द सबसे पहले एप्पल के एक इंजीनियर बुड ट्राइबल ने गढ़ा, जब उसने स्टार ट्रेक का हवाला देते हुए कहा कि स्टीव एक ऐसी शक्ति रखते हैं जो किसी भी असंभव चीज को संभव बना देती है, सिर्फ अपने विश्वास और दबाव से। स्टीव की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वे किसी को भी यह विश्वास दिला सकते थे कि जो नामुमकिन है वो दरअसल मुमकिन है, और वह भी एक तय सीमा के अंदर। अगर कोई इंजीनियर कहता कि इस फीचर को बनाने में 3 महीने लगेंगे तो स्टीव मुस्कुराते हुए कहता, 1 हफ्ता बहुत है। उनकी बातों में इतनी तीव्रता, आत्मविश्वास और सम्मान होता था कि लोग अंततः वही करने लगते जो उन्होंने पहले कहा था कि नहीं हो सकता। और हैरानी की बात यह थी कि वे अक्सर ऐसा कर लेते थे। स्टीव सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज, आंखों की गहराई और तनाव भरे मौन से भी लोगों को प्रभावित करते थे। वे सामने वाले को इस तरह घूरते जैसे उसकी आत्मा तक देख रहे हों। कई बार वे बात करते समय इतना दृढ़ होते कि सामने वाला खुद ही अपनी सोच पर संदेह करने लगता था। वे सच को अपने मुताबिक मोड़ते, समय को झुकाते, संभावनाओं की सीमाएं बढ़ाते, और यही था उनका डिस्टॉर्शन। मैकिंटोश प्रोजेक्ट में ऐसा कई बार हुआ जब इंजीनियरों ने कहा कि कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कार्य तकनीकी रूप से असंभव है या समय बहुत कम है, लेकिन स्टीव अपने RDF से उन्हें तोड़ते। तुम कर सकते हो, मैं जानता हूँ। स्टीव का यह रवैया कई बार लोगों को उत्साहित और प्रेरित करता था, लेकिन कभी कभी यह तनावपूर्ण और खतरनाक भी हो जाता था। कई इंजीनियर इस दबाव में टूट भी गए, पर जो टिके उन्होंने अपनी क्षमता से बढ़कर बहुत कुछ बना दिया। स्टीव जॉब्स का मानना था कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो नियमों को तोड़ते हैं और नए नियम बनाते हैं। वे अक्सर कंपनी के नियमों, कॉरपोरेट नीतियों और अव्यवस्थाओं की परवाह नहीं करते थे। वे मानते थे कि जो कुछ नॉर्मल है वह उन्हें धीमा करेगा, इसलिए वे हमेशा नॉर्म्स को चैलेंज करते और टीम से यह भी अपेक्षा रखते थे। उन्हें अच्छा नहीं लगता था जब कोई कहता यह इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है या ऐसे ही होता आया है। वे तुरंत जवाब देते, दैट्स द प्रॉब्लम, वी डोंट वांट व्हाट्स स्टैंडर्ड, वी वांट इंसेनली ग्रेट। कुछ लोग स्टीव के RDF को मनोवैज्ञानिक हेरफेर कहते थे। उनका कहना था कि स्टीव दूसरों के विचारों और विश्वासों को इस तरह से मोड़ देते थे कि सामने वाला खुद ही अपनी सच्चाई को नकार देता। पर वहीं कई इंजीनियरों ने यह भी माना कि स्टीव के दबाव में उन्होंने वो किया जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उनकी सीमाएं टूटी, आत्मबल बढ़ा और वे अपने कार्यक्षेत्र में असाधारण बन गए। हालांकि स्टीव का RDF उन्हें आगे बढ़ाता रहा, लेकिन इससे
जुड़ी नैतिक चिंताएं भी थीं। वे कभी कभी अपनी बात मनवाने के लिए सच को तोड़ते मरोड़ते, लोगों की भावनाओं से खेलते और व्यक्तिगत रिश्तों में भी भावनात्मक दबाव डालते। वे अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ भी अक्सर इसी फील्ड में रहते, जहां सिर्फ उनकी सच्चाई ही सच होती थी। मैकिन्टॉश टीम के कई सदस्य कहते थे कि आरडीएफ एक जादुई हथियार था। अगर स्टीव के पास यह ना होता तो शायद एप्पल और मैकिन्टॉश कभी संभव नहीं होते। किंतु कुछ कहते हैं कि आरडीएफ एक तलवार की तरह थी, जो जितना चमत्कारी थी उतनी ही खतरनाक भी थी। स्टीव जॉब्स के लिए डिजाइन केवल लुक नहीं था, वह एक गहराई से जुड़ा दर्शन था। उनके अनुसार डिजाइन का मतलब सिर्फ यह नहीं कि कोई चीज कैसी दिखती है, बल्कि यह है कि वो कैसे काम करती है। वे एप्पल के हर उत्पाद को न केवल तकनीकी रूप से उत्कृष्ट बनाना चाहते थे, बल्कि सौंदर्य की चरम सीमा तक भी ले जाना चाहते थे। उनके लिए डिजाइन, सुंदरता और कार्यकुशलता का पवित्र संगम था। उन्होंने डिजाइन को एक आध्यात्मिक अनुशासन की तरह अपनाया, जैसे कोई संत अपने ईश्वर को साधता है। स्टीव बार बार कहते थे, सरलता ही परिष्कार की पराकाष्ठा है। वे चाहते थे कि तकनीक इतनी सहज हो कि उपयोगकर्ता को सोचने की जरूरत भी ना पड़े। उन्होंने मैकिन्टॉश की टीम से बार बार कहा, जब तक कोई चीज़ एक क्लिक में नहीं हो सकती, तब तक यह ठीक नहीं है। उन्होंने मेन्यू की जटिलता, बटन की अधिकता और कन्फ्यूजन से चिढ़ थी। उनकी सोच थी, अगर कोई फीचर ज़रूरी नहीं है तो उसे हटा दो, चाहे वह कितना भी अच्छा लगे। असली कला वही है जो अनावश्यक को काटकर सिर्फ सार बचाए। स्टीव जॉब का जापान में बिताया गया समय और जैन बौद्ध में जुड़ाव उनकी डिजाइन सोच में गहराई तक घुस गया था। जैन सिखाता है शून्यता, मौन और कम से कम में अधिक देखना। मैकिन्टॉश के हार्डवेयर डिजाइन में स्टीव ने सफेद, समरूप और साफ बॉडी की मांग की। वे स्क्रू को भी छिपा देना चाहते थे। उनका सपना था कि कंप्यूटर किसी कलात्मक मूर्ति की तरह दिखे, शांत, सरल और रहस्यमयी। बाद में एप्पल के डिजाइनर जॉन ईव के साथ मिलकर स्टीव ने डिजाइन को और भी कई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ईव भी मानते थे कि डिजाइन की आत्मा सरलता और सच्चाई में है। दोनों की सोच मिलकर एप्पल को ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रेरित करती रही जो दृष्टि और भावना दोनों को छूते थे। आईमैक, आईपॉड, आईफोन, सबका मूल मंत्र एक ही था, सौंदर्य और सहजता का पूर्ण संतुलन। स्टीव को पिकासो की यह बात बहुत प्रिय थी, गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। लेकिन स्टीव को इसे एक नए अर्थ में देने लेने लगे थे। असली कलाकार केवल नकल नहीं करते, वे उस विचार को आत्मसात करके उसे सरल बनाते हैं। उन्होंने जेरोक्स पार्क से जीयूआई का विचार लिया, पर उसे एप्पल में ऐसा ढाला कि वह दुनिया की सोच बदल गया। मैक टीम को स्टीव ने एक खास पहचान दी, एक अलग इमारत, एक झंडा जिस पर बना था स्कल और क्रॉसबोन्स और रंगीन एप्पल लोगो, और एक अलग संस्कृति। वे कहते थे, बेटर टू बी ए पायरेट देन टू ज्वाइन द नेवी। इसका मतलब था, नियम तोड़ो, परंपराओं को चुनौती दो और कुछ ऐसा बनवाओ जो कभी किसी ने ना देखा हो। टीम ने खुद को पायरेट समझा और हर सुबह वे क्रांतिकारी उत्पाद बनाने के लिए तैयार रहते। स्टीव ने इस परियोजना के लिए सिर्फ तकनीकी विशेषज्ञ नहीं चुने, उन्होंने ऐसे लोग जो जिद्दी हों, जुनूनी थे और असंभव को मुमकिन मानते थे। हर इंजीनियर से स्टीव पूछते, क्या तुम इतिहास में जगह बनाना चाहते हो? वे ऐसे लोगों को चुनते जिनकी आंखों में आग हो, परंतु स्टीव का तरीका कठोर था। वे परफेक्शन के पीछे पागल थे। टीम में रोज बहसें होती, झगड़े होते, पर इसी आग में मैक की आत्मा
तैयार हो रही थी। मैकिन्टॉश को लेकर स्टीव का लक्ष्य साफ था। वह छोटा, सुंदर और तेज होना चाहिए। जीयूआई होना चाहिए जो पूरी तरह से विंडो आधारित हो। उसका माउस के जरिए इस्तेमाल किया जा सके, बिना कमांड याद किए। वे कहते थे, हम यूज़र को सोचने पर मजबूर नहीं करेंगे, मशीन खुद इंसान को समझेगी। मैकिन्टॉश केवल बाहर से सुंदर नहीं होना चाहिए, अंदर से भी। उसकी सर्किटरी, मदरबोर्ड, वायरिंग, सब कुछ कला के स्तर पर व्यवस्थित होना चाहिए। जब एक इंजीनियर ने कहा कि कोई अंदर नहीं देखेगा, स्टीव ने जवाब दिया, पर हम देखेंगे, यह हमारी आत्मा है। परियोजना में कई बार देरी हुई, रैम कम थी, ओएस तैयार नहीं था, प्रिंटिंग सपोर्ट अधूरा था, पर स्टीव किसी भी कमजोर समझौते को स्वीकार नहीं करते थे। इंजीनियर बार बार कह रहे थे कि कुछ चीज़ें नामुमकिन हैं, लेकिन स्टीव का उत्तर हमेशा होता, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, बस सोच बदलो। उनकी जिद कई बार दूसरों को परेशान करती, पर यही वो शक्ति थी जो असंभव को संभव बना रही थी। एक अनोखा निर्णय था टाइपोग्राफी का इस्तेमाल। जब स्टीव ने कॉलेज में कैलीग्राफी की क्लास ली थी, तो वे सुंदर अक्षरों से मंत्रमुग्ध हो गए थे। मैक ही पहला कंप्यूटर बना जिसमें मल्टीपल फ़ॉन्ट्स और प्रोपोर्शनल स्पेसिंग था। यह केवल तकनीकी निर्णय नहीं था, यह कला की जीत थी। मैकिन्टॉश के निर्माण में कई साल लगे, संघर्ष हुए, रिश्तों में खटास आई, नींदें उड़ी और हर दिन परीक्षा का था। पर अंत में स्टीव ने अपनी टीम से कहा, द जर्नी इज द रिवार्ड, यात्रा ही इनाम है। इस वाक्य ने एक जीवन दर्शन छिपा था। सफलता सिर्फ मंजिल में नहीं, बल्कि उस कठिन रास्ते में है जो हमें वहां तक पहुंचाता है। मैकिन्टॉश 1994 में लॉन्च हुआ और उसने दुनिया में क्रांति ला दी। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, माउस, सुंदर डिजाइन, यह सब अब नया मानक बन गया। मैकिन्टॉश ने साबित कर दिया कि कंप्यूटर सिर्फ इंजीनियरों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए हो सकता है, अगर उन्हें इंसानों की तरह बनाया जाए। 1993 की शुरुआत तक एप्पल एक रॉकेट की तरह ऊपर उड़ रहा था। मैकिन्टॉश और लीसा जैसे प्रोडक्ट्स कंपनी की चमकती सफलता और स्टीव जॉब्स की करिश्माई मौजूदगी ने एप्पल को टेक्नोलॉजी जगत का सितारा बना दिया था। लेकिन इस बढ़ती रफ्तार में एक समस्या थी, संगठनात्मक नियंत्रण की कमी। स्टीव जॉब्स एक दूरदर्शी थे, पर वे एक अच्छे मैनेजर नहीं थे। उन्हें ज़रूरत थी एक ऐसे व्यक्ति की जो कंपनी को कॉरपोरेट स्तर तक संभाल सके। यहीं से शुरू होती है जॉन स्कली की कहानी। जॉन स्कली उस समय पेप्सी के सीईओ थे। उन्होंने पेप्सी चैलेंज नामक ऐतिहासिक अभियान चलाया था, जिसमें लोगों से कोको कोला और पेप्सी को बिना बताए चखवाया जाता था और अधिकतर लोगों ने पेप्सी को पसंद किया। इस प्रयोग से पेप्सी की बिक्री इतिहास में पहली बार कोक से ऊपर चली गई। स्कली एक प्रतिभाशाली मार्केटर थे, स्मार्ट, सुरुचिपूर्ण और रणनीतिक। उन्होंने ब्रांड को संभावनाओं से जोड़ना सीख लिया था। यही बात स्टीव को बेहद आकर्षित करती थी। स्टीव ने स्कली को एप्पल में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। पहले तो स्कली ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उनका करियर पेप्सी में सुरक्षित था, उन्हें टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर स्टीव ने हार नहीं मानी। वे स्कली के घर गए, बार बार बातचीत की। फिर उन्होंने स्कली से एक ऐतिहासिक प्रश्न पूछा, क्या तुम पूरी जिंदगी मीठा पानी बेचते रहना चाहते हो, या मेरे साथ चलकर दुनिया को बदलना चाहते हो? यह बात स्कली के दिल में उतर गया। मई 1993 में जॉन स्कली ने आधिकारिक रूप से एप्पल ज्वाइन किया बतौर सीईओ। यह एप्पल के इतिहास का सबसे बड़ा कॉरपोरेट निर्णय था। स्टीव और स्कली शुरुआती महीनों में भाई जैसे थे, दोनों एक दूसरे से प्रभावित। स्टीव को स्कली की मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी लगती थी और स्कली स्टीव से विजन से प्रभावित थे।
वे एक साथ घूमते, आइडिया शेयर करते और कंपनी के भविष्य को लेकर उत्साहित रहते। लेकिन जैसे जैसे मैकिन्टॉश प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, वैचारिक मतभेद भी उभरने लगे। स्टीव हर चीज में हस्तक्षेप करते थे, प्रोडक्ट्स, डिजाइन, टीम मैनेजमेंट, डेडलाइन। स्कली, जो कि एक कॉरपोरेट ढांचे में पले बड़े थे, उन्हें यह अराजकता समझ नहीं आती थी। स्टीव की आरडीएफ यानी उनकी कल्पना की दुनिया स्कली को थोड़ा खतरनाक लगने लगी थी। धीरे धीरे मैकिन्टॉश की लागत बढ़ने लगी, टाइमलाइन बिगड़ रही थी और टीम का मनोबल डगमगाने लगा। स्कली को लगने लगा कि स्टीव बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं और कंपनी को एक नए स्थिर नेतृत्व की जरूरत है। वहीं स्टीव को स्कली की कार्यशैली धीमी, सतर्क और नौकरशाही जैसी लगने लगी। स्टीव चाहते थे रफ्तार और जुनून, स्कली चाहते थे संतुलन और नियंत्रण। एक रात स्टीव ने स्कली को डिनर पर बुलाया। उन्होंने स्कली से कहा कि वे मैकिन्टॉश टीम की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दें ताकि वे उसे जैसा चाहे वैसा बना सकें। स्कली ने मना कर दिया। वहीं से उनके रिश्तों में पहली दरार आई। हालांकि उस समय तक दोनों ने अपने मतभेदों को सार्वजनिक नहीं किया था, पर एप्पल के भीतर यह बात फैलने लगी कि सीईओ और फाउंडर के बीच संघर्ष शुरू हो चुका है। 1994 की शुरुआत में मैकिन्टॉश प्रोजेक्ट अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंच चुका था। कई सालों के जुनून, रचनात्मकता और संघर्ष के बाद अब वह दिन आ गया था जब दुनिया को स्टीव जॉब्स और उनकी टीम का सपना दिखाया जाने वाला था। स्टीव के लिए मैकिन्टॉश सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं था, यह एक क्रांति का प्रतीक था। वह चाहते थे कि प्रोडक्ट न केवल लोगों के जीवन में बदलाव लाए, बल्कि पूरी इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दे। हम यहाँ ब्रह्मांड के एक डेंट डालने आए हैं, स्टीव बार बार कहते थे। मैकिन्टॉश लॉन्च का सबसे बड़ा हिस्सा था उसका मार्केटिंग कैंपेन। स्टीव जॉब ने हॉलीवुड डायरेक्टर रिडली स्कॉट को बुलाया, जिन्होंने ब्लेड रनर और एलियन जैसी फिल्में बनाई थी। स्टीव चाहते थे कि मैकिन्टॉश के लिए एक ऐसा विज्ञापन बने जो इतिहास रच दे। परिणाम था 1994। यह विज्ञापन जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1994 से प्रेरित था। इसमें एक भविष्यवाणी की दुनिया दिखाई गई थी, जहां एक व्यक्ति एक जैसे कपड़े पहनकर एक जैसे विचार सुन रहा है। तभी एक महिला आकर सिस्टम को तोड़ देती है और मैकिन्टॉश को आज़ादी का प्रतीक मान देती है। ऑन जनवरी 24, एप्पल कंप्यूटर विल इंट्रोड्यूस मैकिन्टॉश एंड यू विल सी बाय 1994 वोंट लाइक वी 1994। ये पंक्तियां पूरे अमेरिका में गूंजने लगी। एप्पल ने इस विज्ञापन को पहली बार सुपर बोल के दौरान दिखाया, जो अमेरिका का सबसे बड़ा खेल आयोजन होता है। पूरे देश में तब तक ऐसा कोई विज्ञापन नहीं देखा गया था। लोगों को यह क्रांतिकारी, रहस्यमय और प्रेरणादायक लगा। एप्पल ने सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं लॉन्च किया था, उसने एक विचार, एक आंदोलन शुरू किया था। 24 जनवरी 1984 को स्टीव जॉब्स ने मैकिन्टॉश को जनता के सामने पहली बार लाइव दिखाया। मंच पर अंधेरा था और स्टीव ने बड़ी आत्मविश्वास के साथ दुनिया को उस कंप्यूटर से परिचित कराया, जो वर्षों की मेहनत का परिणाम था। उन्होंने मैकिन्टॉश को स्टेज पर रखा, चालू किया और मैकिन्टॉश ने खुद बोलकर अपना परिचय दिया। हेलो, आई एम मैकिन्टॉश, इट्स योर इज ग्रेट टू गेट आउट दैट बैग। नमस्ते, मैं मैकिन्टॉश हूँ। उस बैग से बाहर निकलकर अच्छा लग रहा है। पूरा हाल ताली और उत्साह से गूंज उठा। लोगों को पहली बार लगा कि कंप्यूटर एक दोस्त भी हो सकता है और एक साथी भी। मैकिन्टॉश की बिक्री की शुरुआत धमाकेदार रही। पहले कुछ महीनों में ही हजारों यूनिट्स बिक गई। मैकिन्टॉश का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, माउस और यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम, सब कुछ लोगों को जादू जैसा लगा। स्टीव जॉब का सपना अब हकीकत बन चुका था। हालांकि मैकिन्टॉश तकनीकी रूप से एडवांस था, लेकिन वह बहुत महंगा भी था। करीब
$2500। इसकी रैम सीमित थी, सॉफ्टवेयर कम थे और मार्केट में IBM के सस्ते विकल्प मौजूद थे। इसके अलावा मैकिन्टॉश को बाजार में बनाए रखने के लिए स्टीव को टीम, सप्लाई चेन और बिक्री नेटवर्क को संभालना था, जो उनकी कमजोरियां थीं। शुरुआती रोमांच के बाद मैकिन्टॉश की बिक्री धीमी पड़ने लगी। स्टीव का रवैया लगातार जिद्दी होता जा रहा था। वे मैकिन्टॉश की विफलताओं को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और हर समस्या का समाधान वे डिज़ाइन में खोजते थे। मैकिन्टॉश टीम को उन पर गर्व था, लेकिन उनके काम करने के तरीके, चीखना, अपमान करना और हर चीज़ पर नियंत्रण रखना अब परेशान करने लगे थे। स्कली और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मैकिन्टॉश की सीमाओं को देखकर चिंतित थे। मैकिन्टॉश का लॉन्च भले ही क्रांतिकारी था, लेकिन इसके पीछे प्रबंधन की खामियां, रणनीतिक असहमियां और अहम का संघर्ष धीरे धीरे सतह पर आने लगे थे। स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स की मुलाकात। स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स दोनों ही टेक्नोलॉजी की दुनिया के दो सबसे चमकते तारे थे। दोनों युवा थे, होशियार थे और दुनिया को बदलने के लिए बेचैन थे, लेकिन उनकी सोच, तरीका और व्यक्तित्व बिल्कुल अलग थे। जहाँ स्टीव एक कला, डिजाइन में डूबा हुआ भविष्यवक्ता था, वहीं गेट्स एक व्यावसायिक, तार्किक और शांत रणनीतिकार। दोनों एक ही ब्रह्मांड में थे, पर अलग अलग कक्षाओं में घूम रहे थे और अब वक्त था उनकी कक्षाएं आपस में टकराएं। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स पहली बार 1970 के दशक के अंत में मिले थे। उस समय माइक्रोसॉफ्ट एप्पल के लिए बेसिक भाषा का सॉफ्टवेयर बना रहा था। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते थे। स्टीव को बिल गेट्स बोरिंग और कम आत्मा वाला लगता था। बिल के पास कोई कल्पना नहीं थी, स्टीव कहते थे। वो एक नकलची और जिसने दूसरे के विचारों से पैसे बनाए हैं। वहीं बिल गेट्स को स्टीव एक ड्रामा किंग और अति उत्साही कलाकार लगता था। अगर स्टीव जंगल होता, गेट्स कहते थे, तो वो खुद को भगवान समझता। इन दोनों की बातचीतों में हमेशा तनाव, प्रतिस्पर्धा और एक अदृश्य ईर्ष्या रहती थी। मैकिन्टॉश के विकास के समय एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट से कहा कि मैकिन्टॉश के लिए वर्ड, एक्सेल और अन्य एप्लीकेशन तैयार करें। बिल गेट्स ने हामी भर दी, क्योंकि वो जानते थे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही भविष्य है। बिल गेट्स मैकिन्टॉश की टीम के साथ लगातार काम करने लगे। वे स्टीव के अंडर काम कर रहे थे, लेकिन उनके मन में बड़ा सपना पल रहा था। वह मैकिन्टॉश जैसी तकनीक विंडोज में लाना चाहते थे। स्टीव को जल्द ही शक होने लगा कि माइक्रोसॉफ्ट उनके आइडिया का फायदा उठाकर कुछ बड़ा प्लान बना रहा है। और फिर आया वो दिन जब माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की कि वे खुद का ग्राफिकल यूजिंग इंटरफेस सिस्टम विंडोज लॉन्च करने वाले हैं। यह मैकिन्टॉश की नकल जैसा दिखता था। स्टीव जॉब्स आंख बबूला हो गए। उन्होंने बिल गेट्स को एप्पल में बुलाया और गुस्से में चिल्लाया, तुमने हमसे सब सीखा है और अब तुम वही बना रहे हो। ये चोरी है। बिल गेट्स शांत स्वर में मुस्कुराने लगे और बोले, स्टीव, मान लो कि तुम्हारे पास टीवी था, लेकिन वो जेरोक्स कंपनी के पास पहले से था। अब मैं भी वही टीवी बना रहा हूँ। क्या यह चोरी है अगर हम दोनों के पास एक जैसा ही रिमोट हो? स्टीव निरुत्तर थे, लेकिन अंदर से टूट चुके थे। मैकिन्टॉश और विंडोज के बीच एक बड़ा युद्ध शुरू हो गया। मैकिन्टॉश सुंदर, तेज और उपयोगकर्ता के लिए अनूठा था, लेकिन महंगा था। विंडोज सस्ता था और जल्दी जल्दी कंप्यूटरों पर फैल रहा था। माइक्रोसॉफ्ट का मकसद था हर कंप्यूटर पर उनका सॉफ्टवेयर हो। एप्पल का सपना था हर कंप्यूटर उनका ही हो। दोनों रास्तों में जमीन और वक्त तय करने वाला था कौन जीतेगा। स्टीव को बात चुभती थी कि गेट्स का सॉफ्टवेयर मैकिन्टॉश पर चलता है और अब वह उसी का मुकाबला कर रहा है, लेकिन
एप्पल की टीम को स्टीव की जिद, नियंत्रण और कभी-कभी असंवेदनशीलता परेशान करने लगी थी। मैकिन्टॉश की टीम कुछ सदस्य भी मानने लगे थे कि विंडोज़ के कुछ हिस्से बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। यह वो दौर था जब पहली बार स्टीव महसूस कर रहे थे कि उनका नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है और माइक्रोसॉफ्ट एक तूफान की तरह आगे बढ़ रहा है। स्टीव और गेट्स का संघर्ष सिर्फ दो कंपनियों का नहीं था, यह दो दृष्टिकोणों का टकराव था। एक जो कहता था डिजाइन, आत्मा और सौंदर्य से दुनिया बदली जा सकती है। दूसरा कहता था तर्क, स्केलेबिलिटी और व्यावसायिक बुद्धि से दुनिया जीती जा सकती है। स्टीव का मैकिन्टॉश सीमित था लेकिन सुंदर। बिल गेट्स का विंडोज व्यापक था पर सुगम और सस्ता। मैकिन्टॉश एक तकनीकी चमत्कार था। खूबसूरत डिजाइन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, माउस संचालित कंट्रोल, लेकिन यह सब बहुत महंगा था। बाजार की उम्मीदें मैकिन्टॉश से बहुत ज़्यादा थीं, लेकिन जब वह आम ग्राहकों के हाथों तक पहुंचा तो एक कटु सच्चाई सामने आई। मैकिन्टॉश खूबसूरत था लेकिन धीमा, सीमित रैम वाला और कई उपयोगों के लिए अप्रभावी। शुरुआत में बिक्री में जबरदस्त उछाल आया, लेकिन कुछ ही महीनों में आंकड़े तेजी से गिरने लगे। स्टीव ने इन आंकड़ों को नज़रअंदाज किया। उन्होंने टीम पर और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा मार्केटिंग का दबाव डालना शुरू किया। एप्पल के अंदर मैकिन्टॉश टीम और अन्य विभागों के बीच टकराव साफ नजर आने लगे थे। मैकिन्टॉश टीम खुद को एलिटिस्ट मानती थी, बाकी टीमों को नीचा समझती थी। स्टीव खुद को भी दूसरों को बार बार अपना अपमानित करते, उनकी राय को खारिज करते और केवल अपने डिजाइन पर अड़े रहते। मैकिन्टॉश की असफल बिक्री के बावजूद स्टीव इसे अभी भी महान कंप्यूटर मान रहे थे। वहीं दूसरी ओर कंपनी के सीईओ जॉन स्कली, जिन्हें खुद स्टीव ने कंपनी में लाया था, अब सोचने लगे थे कि क्या स्टीव को मुख्य निर्णयों से हटाना ही एकमात्र रास्ता है। जब मैकिन्टॉश की बिक्री लगातार गिरने लगी, तब बोर्ड ने स्कली से पूछा, अगला कदम क्या हो? स्कली ने स्टीव से मैकिन्टॉश टीम को दूसरी प्रोजेक्ट पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन स्टीव ने इसे एक अपमान माना। अब एप्पल के भीतर दो धड़े बन चुके थे। एक पक्ष जो स्टीव को मानता था एक प्रेरणा स्रोत लेकिन खतरनाक, दूसरा पक्ष स्कली को मानता था एक स्थायित्व लाने वाला नेता लेकिन कल्पना शक्तिहीन। मैकिन्टॉश की गिरती बिक्री और बढ़ता विरोध स्टीव को भीतर से तोड़ने लगा था। वे और ज़्यादा आक्रामक, तानाशाही रवैये वाले और कभी-कभी अजीब व्यवहार करने लगे। वे कर्मचारियों को बेवकूफ़, बेकार और निकम्मा कह देते थे। हर मीटिंग में वे या तो किसी को आसमान तक चढ़ा देते या जमीन पर रौंद देते। ऐसे व्यवहार ने उनके चारों ओर एक डर और दूरी की दीवार बना दी थी। 1985 की एक निर्णायक बैठक में स्कली ने बोर्ड से कहा, या तो मैं रहूं या स्टीव, हम दोनों एक साथ नहीं चल सकते। एप्पल के बोर्ड ने स्कली का समर्थन किया। स्टीव जॉब्स, जो एप्पल के सह संस्थापक थे और मैकिन्टॉश जैसी क्रांति के जनक, को उनकी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। स्टीव की आंख में आंसू थे, वे टूट गए। कंपनी के गेट से बाहर निकलते समय वे केवल इतना बोले, मैंने जो बच्चा पैदा किया था उसी ने मुझे बाहर निकाल दिया। इकेरस की तरह स्टीव ने भी ऊंचाई पाई, बहुत तेज, बहुत ऊंची, लेकिन जब सूर्य की हदें पार की तो पंख पिघल गए और वे गिर पड़े। लेकिन इतिहास गवाह है, गिरना अंत नहीं होता। स्टीव जॉब्स अब एप्पल के नहीं थे। अपनी ही बनाई कंपनी से निकाल दिए जाने पर उनके लिए एक गहरा भावनात्मक आघात था। उनके जीवन का यह अध्याय, जिसे उन्होंने खून पसीने से लिखा था, अचानक बंद हो गया था। लेकिन स्टीव टूटे नहीं, वे मिटे नहीं, बल्कि वे खुद को एक नई आग में ढालने निकले पड़े। स्टीव जॉब्स अब वही प्रोमीथियस बन गए थे जिसने तकनीक की आंख चुराई थी। प्रोमीथियस एक ग्रीक मिथक पर आधारित है।
प्रोमीथियस वह देवता था जिसने इंसानों के लिए देवताओं की आग चुरा ली थी और उसे सजा दी गई थी। उसे आम जनता तक पहुंचाया गया और अब देवताओं द्वारा जंजीरों में जकड़ा गया था। लेकिन इस बार वो बांधने वाली जंजीरें टूट चुकी थी। 1985 में एप्पल से बाहर निकलने के बाद स्टीव ने एक नई कंपनी शुरू करने का फैसला किया और इसका नाम रखा गया नेक्स्ट। उनका उद्देश्य सिर्फ एक नया कंप्यूटर बनाना नहीं था, वे एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जो दुनिया के सबसे होशियार छात्रों और वैज्ञानिकों को सशक्त बनाए। वे बोलते, मैं अगला एप्पल नहीं बना रहा हूँ, मैं अगली क्रांति की तलाश कर रहा हूँ। नेक्स्ट का विजन था शिक्षा और विज्ञान की दुनिया के लिए एक अत्याधुनिक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। स्टीव ने एप्पल के कई होनहार इंजीनियरों को अपने साथ जोड़ा। वे जानते थे कि सपने सिर्फ केवल अकेले नहीं देखे जाते, उन्हें टीम के साथ साकार किया जाता है। उनकी नई टीम में वही जुनून था, रचनात्मकता, डिज़ाइन पर ध्यान और बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए लक्ष्य। उनका मुख्य इंजीनियर था एबी, जो नेक्स्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर रहा था, जिसे आगे चलकर मैकओएस और आईओएस की जड़ें कहा जाता है। एप्पल से जाने के बाद स्टीव के पास लगभग $100 मिलियन थे। उन्होंने नेक्स्ट में $12 मिलियन का निजी निवेश किया और एक साहसिक और आत्मविश्वास निर्णय। बाद में उन्होंने कुछ निवेशकों को भी जोड़ा, लेकिन नियंत्रण अपने हाथ में ही रखा। वो चाहते थे कि यह कंपनी केवल पैसों के लिए नहीं, बल्कि विजन के लिए जिए। नेक्स्ट कंप्यूटर का हार्डवेयर किसी कला से कम नहीं था। मैग्नीशियम ब्लैक क्यूब डिज़ाइन में पूर्णता, आंतरिक शक्ति और एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम, सब कुछ एक सर्वश्रेष्ठ अनुभव देने के लिए बनाया गया था। उन्होंने मशहूर डिज़ाइनर पॉल रेंड से नेक्स्ट का लोगो बनवाया और उसके लिए $1 लाख दिए, सिर्फ इसलिए कि ब्रांड में कला दिखे। स्टीव कहते थे, कंप्यूटर सुंदर भी होना चाहिए, सिर्फ तेज नहीं। जब पहला नेक्स्ट कंप्यूटर 1988 में लॉन्च हुआ तो इसकी कीमत $6,500 थी। यह सिर्फ विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक संस्थानों के लिए बना था, आम लोगों के लिए नहीं। इस कारण इसकी बिक्री सीमित रही और कई लोगों ने कहा यह केवल एक अमीर का खिलौना है। लेकिन स्टीव इससे परेशान नहीं हुए। उनका उद्देश्य गुणवत्ता और भविष्य के लिए नींव रखना था। नेक्स्ट द्वारा बनाया गया नेक्स्ट स्टेप ऑपरेटिंग सिस्टम इतना शक्तिशाली था कि उसी पर टिम बर्नर-ली ने पहली बार वर्ल्ड वाइड वेब विकसित किया। इस तकनीक ने आगे चलकर एप्पल के भविष्य को भी बदल दिया। नेक्स्ट में बनाई गई तकनीकें ही आगे चलकर एप्पल के मैक ओएस, आईओएस, आईफोन और आईपैड के सिस्टम का आधार बनी। नेक्स्ट के दिनों में स्टीव थोड़ा शांत, स्थिर और आत्मचिंतन करने वाले इंसान बन गए थे। अब वे केवल तेज बोलने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक दर्शन शास्त्री, डिजाइनर और दूरदर्शी मार्गदर्शक भी बन चुके थे। यह वह समय था जब उन्होंने पिक्सार में भी निवेश किया और एक नए अध्याय की ओर कदम बढ़ाया। स्टीव को लुकास फिल्म के एक छोटे से कंप्यूटर ग्राफिक्स डिजाइन के बारे में पता चला, जिसे ग्राफिक्स ग्रुप कहा जाता था। यह समूह विशेष रूप से एनिमेशन और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर काम कर रहा था, लेकिन यह व्यापारिक रूप से सफल नहीं हो पा रहा था। स्टीव ने इसे $10 मिलियन में खरीदा और उसका नाम रखा गया पिक्सार टेक्नोलॉजीज। उस समय किसी को भी यह भी नहीं पता था कंप्यूटर ग्राफिक्स और 3D एनिमेशन का भविष्य क्या होगा, लेकिन स्टीव को विश्वास था कि अगर तकनीक कला से मिले तो चमत्कार होते हैं। स्टीव सिर्फ निवेशक नहीं थे, वे पिक्सार के चेयरमैन और सीईओ बन गए। पिक्सार की रचनात्मक आत्मा थे। जॉन लेसेटर एक डिज्नी से निकाले गए लेकिन गहरी कल्पना रखने वाले एनिमेटर। तकनीकी मस्तिष्क थे इड केटमुल, एक कंप्यूटर वैज्ञानिक जो कंप्यूटर ग्राफिक्स को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते थे। स्टीव ने इन दोनों को
पूरा स्वतंत्रता, संसाधन और सबसे जरूरी विश्वास दिया। पिक्सार की शुरुआत में यह कंपनी एक हार्डवेयर निर्माता थी। पिक्सार इमेज कंप्यूटर नाम एक मशीन बनाया गया जो मेडिकल इमेजिंग और ग्राफिक्स के लिए था, लेकिन यह बाजार में बुरी तरह असफल रहा। पिक्सार का भविष्य डगमगाने लगा। साल दर साल कंपनी को घाटा हो रहा था। स्टीव ने 50 मिलियन से अधिक का निवेश किया, लेकिन बिना लाभ के। यहाँ तक कि उनके दोस्तों ने कहा, तुम क्यों इतना पैसा डुबो रहे हो? लेकिन स्टीव को भरोसा था, कभी कभी सबसे सुंदर फूल उगने में समय लगता है। पिक्सार अब केवल एक तकनीकी कंपनी नहीं रह गई थी। जॉन लेस्टर ने छोटे छोटे एनिमेशन शॉर्ट्स बनाए, जैसे लुक्सो जेआर और टेन टॉय, जिन्होंने लोगों का ध्यान खींचा। इन्हीं शॉर्ट्स ने डिज्नी का ध्यान खींचा और 1991 में पिक्सार और डिज्नी के बीच एक ऐतिहासिक साझेदारी हुई। सौदा हुआ, पिक्सार पूरी तरह से एक फुल लेंथ कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म बनाएगी और डिज्नी उसे रिलीज करेगा। इस फिल्म का नाम था टॉय स्टोरी। 1995 में जब टॉय स्टोरी रिलीज हुई तो यह दुनिया की पहली कंप्यूटर पूरी तरह कंप्यूटर जनित एनिमेटेड फिल्म थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर 350 मिलियन से अधिक की कमाई की। फिल्म सिर्फ तकनीकी चमत्कार नहीं थी, यह दिल को छूने वाली कहानी, हास्य और भावनात्मक गहराई से भरपूर थी। इस फिल्म ने साबित किया कि पिक्सार सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि कला और कहानी और आत्मा है। टॉय स्टोरी की सफलता के बाद स्टीव ने पिक्सार को शेयर बाजार में लिस्ट किया। आईपीओ के दिन ही उनकी $20 मिलियन की हिस्सेदारी बढ़कर $1.2 बिलियन हो गई। स्टीव अब सिर्फ एक सफल उद्यमी नहीं थे, वे अब फिल्म इंडस्ट्री के भी किंग बन चुके थे। स्टीव ने पिक्सार में जो माहौल बनाया वो नेक्स्ट या एप्पल से बिल्कुल अलग था। यहाँ सृजनात्मकता को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा, पिक्सार वो जगह है जहाँ कलाकार और इंजीनियर एक साथ बैठकर जादू करते हैं। उन्होंने पिक्सार को एक ऐसी कंपनी बनाया जहाँ विफलता को भी सहारा चाहता था, क्योंकि हर असफल प्रयास एक नए आइडिया की शुरुआत हो सकती है। पिक्सार ने स्टीव को एक नया दृष्टिकोण दिया। यहाँ उन्होंने सीखा कि कैसे आर्टिस्ट को आज़ादी देनी चाहिए, कैसे नम्रता से नेतृत्व किया जाता है और कैसे टीम को चमकने दिया जाता है। यह वो समय था जब स्टीव जॉब्स एक तेज दिमाग वाले इनोवेटर नहीं रहे, वे अब एक गहराई से जुड़े सृजनात्मक और भावनात्मक लीडर भी बन गए थे। स्टीव जॉब्स जब सार्वजनिक रूप से करोड़पति और दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बन चुके थे, तब भी उनके जीवन का एक पक्ष ऐसा था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। उनका व्यक्तित्व जीवन, उनका प्रेम, उनका परिवार और वे संघर्ष जो एक आम आदमी के जीवन में भी होते हैं। स्टीव की जिंदगी में रिश्ते कभी भी सफल नहीं थे। उनका पहला बड़ा प्रेम क्रिस एन ब्रेनन, जिनसे उन्हें एक बेटी लीसा हुई थी, उनके जीवन में एक छाया की तरह बनी रही। स्टीव ने शुरू में लीसा को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गिल्ट और आत्ममंथन ने उन्हें धीरे धीरे एक जिम्मेदार पिता बनने की ओर मोड़ा। उन्होंने लीसा को अपने साथ रहने के लिए बुलाया, लेकिन लीसा ने उनके साथ संबंध जटिल, संवेदनशील और उतार चढ़ाव वाले भरे थे। कभी वे स्नेहशील पिता बनते तो कभी कठोर कठोर। स्टीव कभी कभी अपनी बेटी को प्यार से गले लगाते तो कभी उसकी आत्मा को ठेस पहुंचा देते थे। 1989 में एक दिन स्टीव स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण देने गए। वहां उन्होंने एक बुद्धिमान, आत्मविश्वासी और शांत स्वभाव की महिला को देखा, लॉरेन पॉवेल। उनकी मुलाकात किसी फिल्म कहानी से कम नहीं थी। स्टीव ने उस दिन लॉरेन से कह दिया, अगर तुम्हारा कोई प्लान नहीं है तो आज रात मेरे साथ डिनर पर चलो। यहीं से शुरू हुआ उनका गंभीर और स्थायी रिश्ता। 1991 में स्टीव और लॉरेन ने एक सुंदर लेकिन सरल विवाह समारोह में शादी की। इस विवाह ने स्टीव की जिंदगी में स्थिरता
और संतुलन लाया। लॉरेन ने स्टीव के जीवन में न केवल एक जीवन संगिनी के रूप में प्रवेश किया, बल्कि एक भावनात्मक एंकर की तरह उन्हें गहराई, विनम्रता और करुणा सिखाई। लॉरेन ही वह थी जिन्होंने स्टीव को महान बनने और पहले एक अच्छा इंसान बनना सिखाया। स्टीव और लॉरेन के 3 बच्चे हुए, जिनमें से लीसा पहली संतान को भी उन्होंने अपनाया। उनके घर का माहौल एप्पल के ऑफिस राजनीति से एकदम विपरीत था। स्टीव अब भी परिपूर्ण नहीं थे। वे कभी कभी घर पर चिड़चिड़े होते, खाने को लेकर ज़्यादा परहेज करते, बच्चों को चुनिंदा बातें करने देते, लेकिन वे एक समर्पित पिता, जीवन साथी बनने की पूरी कोशिश करते। वह अपने बच्चों को अक्सर अपने साथ ट्रैकिंग, संगीत सुनने और मूवी देखने ले जाते। उन्होंने अपने बेटे को टॉय स्टोरी के निर्माण में शामिल लोगों से भी मिलवाया, जिससे वह सब अनुभव से जीवन देख सके। स्टीव का प्रेम बहुत गहरा था, लेकिन उसमें एक प्रकार का नियंत्रण और परफेक्शनिज्म भी था। लीसा के साथ उनके रिश्ते में यह विशेष रूप से दिखता था। एक पल वह उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी कहते, तो दूसरे पल उनकी राय या भावनाओं को झुठला देते। उनका प्यार बर्फ की तरह पारदर्शी था, सुंदर लेकिन कभी कभी बहुत ठंडा। पिक्सार और परिवार ने स्टीव को अंदर से बदलना शुरू किया। वे अब सिर्फ एक विद्रोही युवा नहीं थे, बल्कि एक सोचने वाले, खुद से सवाल करने वाले व्यक्ति बन चुके थे। लॉरेन ने स्टीव से कहा, तुम्हारे पास एक असाधारण दिमाग है, लेकिन असली बुद्धिमानी तब है जब तुम अपने दिल की सुनो। यह संवाद उनके जीवन का मोड़ साबित हुआ। अपने जीवन के इस पड़ाव पर स्टीव फिर से बौद्ध दर्शन, मौन ध्यान और आंतरिक संतुलन की ओर बढ़े। उन्होंने पैसा, शोहरत और तकनीक, सफलता को थोड़ा हटकर जीवन के गहरे अर्थों की तलाश शुरू की। उन्हें अब सादगी में शक्ति दिखने लगी। कभी कभी दिन भर परिवार के साथ रहते, गार्डन में काम करते और दुनिया के शोर से दूर सिर्फ एक आम इंसान की तरह जीते। स्टीव अब समझ चुके थे कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक दैनिक अभ्यास है, जिसमें धैर्य चाहिए, करुणा चाहिए और सबसे जरूरी स्वीकारता चाहिए। उनका जीवन इस मोड़ पर एक भावनात्मक संतुलन की ओर बढ़ने लगा। अब वे कम गुस्से में आते, ज़्यादा सुनते और रिश्तों में उपस्थित रहते। स्टीव ने अंत में समझा, प्यार कोई उत्पाद नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं, कोई स्लोगन नहीं, यह जीवन की सबसे सरल लेकिन सबसे कठिन कला है।